किताबों का बोझ, शिक्षा का गिरता स्तर, हम अनजाने में ही अपने बालकों को कहीं ना कहीं इस बोझ के तले दबाते जा रहे हैं। एक बार विचार कीजिए, क्या ये बोझ पुस्तकों का है? केवल पुस्तकों का नहीं है, बालक के ऊपर आपकी उम्मीदों का, आपके सपनों का बोझ। बालक जिसे बड़ी खुशी खुशी ढो रहा है एक मजदूर की तरीके से, वो बालक जिसे अभी इस संसार में आए 3 या 4 वर्ष हुए हैं, उसे कहीं ना कहीं खेलना है, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, पार्क में जाना है और अपने कल्पना के वातावरण में विचरण करना है, लेकिन वो आपसे मना नहीं करता। आप फिर भी उसके बाल मन को समझ नहीं पाते या समझने का प्रयास नहीं करते। घर का कोई भारी सामान हो, आप मना करते हैं कि आप उसे मत उठाइए, आपसे गिर जाएगा, लेकिन इतने भारी भारी बस्ते आप बच्चों को उठाने के लिए दे देते हैं, आप मना नहीं कर पाते हैं। जब आप उस बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने के लिए बस के पास जाते हैं तो आप खुद ही कहते हैं, अनायास ही आपके मुख से निकल पड़ता है कि आपका बैग कितना भारी है, लेकिन वो बच्चा क्या कहता है, नहीं बिल्कुल भारी नहीं है, वो सही है और उसमें सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं या स्कूल की किताबें दी गई हैं। यानी वो बच्चा फिर भी खुश है आपके बोझ को या आपकी उम्मीदों को, बोझ को उठाने के लिए। और हम ये सब क्यों कर रहे हैं? शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए। हमारा बालक भावी जीवन में तरक्की करे और कहीं ना कहीं राष्ट्र के पुनर्जागरण में शामिल हो, इसलिए इतना प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बालक उस स्तर को नहीं पा रहा है। शिक्षा का स्तर गिर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे नैतिक मूल्य और संस्कृति गिर रही है, वो वहां पर नहीं पहुंच पा रही। तो आज हम अपने आप से पूछें, क्या इस बालक के बस्ते के बोझ को हम कम नहीं कर सकते? उसके बाल मन को खेल के मैदान में और कहीं ना कहीं प्रकृति के संरक्षण में इस तरह से शिक्षित नहीं कर सकते? क्या सारी किताबों को एक साथ विद्यालय में ले जाकर पढ़ाना आवश्यक है? कहीं ना कहीं विषयों का समायोजन नहीं कर सकते? यही बात भारत सरकार की मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मन में आई। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनाई और इस समिति में देश के प्रमुख 8 शिक्षाविदों को सम्मिलित किया और इस समिति का अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल, जो एक जाने माने वैज्ञानिक और प्रमुख शिक्षाविद थे, उन्हें बनाया। यशपाल समिति के प्रमुख उद्देश्य की अगर बात की जाए तो शिक्षा के सभी स्तरों पर, शिक्षा के जितने भी स्तर हैं उस पर प्रत्येक विद्यार्थी, विशेषकर छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी जो 1 से लेके 5 तक के थे, उन पर पढ़ाई के दौरान पढ़ने वाला बोझ कैसे कम किया जाए, साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता को किस तरह से बनाए रखा जाए, इस पर विशेष जोर दिया यशपाल समिति 1992-93 ने। तो जो विचार मांगे गए समिति से, उस समिति ने उन विचारों का, उन सुझावों का अध्ययन किया और उसके आधार पर 15 जुलाई 1993 ईस्वी में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी और समिति ने इस रिपोर्ट में लिखा, बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोझ से ज्यादा बुरा है न समझ पाने का बोझ। यानी सरकार बात कर रही थी बस्ते के बोझ की, जबकि यशपाल समिति ने यहां पर उसके साथ साथ एक बात और सामने रख दी, कहीं ना कहीं बच्चों के ना समझ पाने का बोझ। अतः समिति ने कहा, शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। यानी बालक जो पुस्तकें विद्यालय में लेके जाता है अपने बैग में या बस्ते में लेके जाता है, उन्हें वो पढ़ भी नहीं पाता, उनमें क्या है उनको समझ ही नहीं पाता। अतः समिति कहती है कि भारी बस्ता सिर्फ एक बोझ है, इसे हमें अपनी आने वाली पीढ़ी से उतारना है, इस बोझ को कम करना है। तो जो राष्ट्रीय सलाहकार समिति थी, उसने कुछ सुझाव प्रस्तुत किए कि किस तरह से बालक के बस्ते का बोझ कम किया जाए, किस तरह से बालक को पढ़ाया जाए, समझाया जाए, विषयों को आपस में जोड़ा जाए। तो उन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करते हैं। आइए, यशपाल समिति के मुख्य सुझाव एवं रिपोर्ट, इसका जरा अध्ययन करते हैं। तो पहला पॉइंट यशपाल समिति ने दिया कि पब्लिक स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के स्कूल बस्ते का औसतन भार 4 किलोग्राम के लगभग हो। यानी जो बच्चे पब्लिक स्कूल में जाते हैं या जो प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं, उनके बस्ते का एवरेज जो वेट हो वो 4 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पुस्तकें ना हो। यशपाल समिति मानती थी कि प्राथमिक स्तर पर बालक को प्रयोगात्मक तरीके से हम विज्ञान पढ़ाएं, उसकी जानकारी उसे दें, वो प्रैक्टिकल करके सीखे वातावरण में,
विज्ञान की पुस्तक की वहां इसे कोई आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट, भाषा को जीवन से जोड़कर पढ़ाना, यानी जो भी भाषाएं पढ़ाई जा रही है उसको, उसकी हिंदी भाषा हो या अंग्रेजी भाषा हो, उसको कहीं ना कहीं उसके जीवन से जोड़ देना चाहिए ताकि घर पर भी वो उसको सीखता रहे। अगला पॉइंट, गणित को रटने के बजाय समझाना। उन्होंने महसूस किया, यशपाल समिति ने, कि बच्चा प्राथमिक स्तर पर या जूनियर स्तर पर भी जो गणित को पढ़ता है उसको रटता है, उसके जो भी नियम है या जो भी फॉर्मूले उसे याद नहीं रखता, उसको समझने की कोशिश नहीं करता, उसको कहीं ना कहीं रटने की कोशिश करता है और उस सवाल को रटकर ही सॉल्व करता है। तो गणित को रटने के बजाय उसको उसके फंडे या उसका फंडामेंटल क्लियर कर दिया जाए। अगला पॉइंट, कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक स्वतंत्रता बात का इतिहास पढ़ाया जाए, यानी कहीं ना कहीं उसे राष्ट्र प्रेम से परिचित कराया जाए, उसे अपने देश के बारे में बताया जाए, हमारा देश कैसे आजाद हुआ, हमारा स्वतंत्रता आंदोलन किस तरह से चला, वो सब उसको वहां पर बताया जाए। अगला पॉइंट, बच्चों को रोज की दिनचर्या में अपनी सहज क्षमताओं को दिखाने का अवसर नहीं मिलता है। देखिए, यशपाल समिति कहती है कि बच्चे का जो डेली रूटीन है वहां पर बच्चा केवल किताबों के बोझ में दबा रहता है, विद्यालय जाता है, किताबें निकालता है, उसे पढ़ता है, लेकिन जो उसकी क्षमताएं हैं जो आगे आनी चाहिए वो उसे मौका ही वहां पर नहीं मिलता। उन्हें खेलने का, आनंद लेने का, सोचने का, समझने का, अपने विश्व को जानने का समय ही नहीं मिलता। कहीं ना कहीं वो किताबों के कीड़े बनते चले जा रहे हैं। तो हमें बालकों को किताबों से भी निकालना होगा और अपने समाज से, खेल के मैदानों में ले जाना होगा। उन्हें कहीं ना कहीं अपने भारत के बारे में और विश्व को समझने के बारे में जानकारी देनी होगी। उन्हें पर्याप्त अवसर देने होंगे ताकि वह इस देश का, इस राष्ट्र का विकास कर सकें। अगला पॉइंट, पाठ्यक्रम को पूरा कराना ही अपने आप में लक्ष्य बन गया है। देखिए, जो प्रक्रिया चल रही है विद्यालयों में उसमें केवल पाठ्यक्रम को पूरा कराते हैं कि एक पुस्तक मंगाई, उस पुस्तक में जो भी पाठ्यक्रम दिया गया है उसको हमने कंप्लीट करा दिया। अब बच्चा क्या जाना, क्या नहीं जाना, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रक्रिया को भी रोका जाना चाहिए। इसका शिक्षा के दार्शनिक व सामाजिक लक्ष्यों से कोई सरोकार नहीं रहा है। यानी शिक्षा के जो दार्शनिक और सामाजिक लक्ष्य हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते चले जा रहे हैं। केवल बालक रट रहा है, उस चीज को समझ तो रहा ही नहीं है। तो इस चीज को भी रोका जाना चाहिए। अगला पॉइंट दिया, अत्यधिक बड़ी कक्षाओं, जो 9th हाई स्कूल की कक्षाएं, हाई स्कूल के बाद फर्स्ट ईयर इंटर की बात की जाए, वहां पर जो भी पाठ्यक्रम है वो बहुत विस्तृत कर दिया गया है। किताबें बहुत मोटी मोटी पढ़ाने को दे दी गई हैं उन लोगों को। तो बच्चे का समग्र व्यक्तित्व का विकास हो ही नहीं पाता। बच्चे का जो पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। बच्चा कहीं ना कहीं पुस्तकों के बोझ में दबता चला जा रहा है। अगला पॉइंट, स्कूली ज्ञान में जीवंतता नहीं होती। देखिए, बालक स्कूल में आ गया तो स्कूल में जो भी वो ज्ञान ले रहा है वो कहीं ना कहीं उसे भावी जीवन के लिए तैयार कर ही नहीं रहा। वो एक क्लासरूम में दिया जा रहा है, वो वास्तविक परिस्थितियों के माध्यम से उपलब्ध हो ही नहीं पा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं नीरस या बोझिल और अप्रासंगिक बनता जाता है। इसलिए इस बोझ को कम करना है और कहीं ना कहीं हमें इसको व्यवहारिक करना होगा ताकि बालक रुचिपूर्वक तरीके से उस ज्ञान को हासिल कर सके। अगला पॉइंट, पाठ्यक्रम पुस्तकों में किसी वस्तु का अवलोकन कराने के स्थान पर उस वस्तु के चित्र का अवलोकन कराने को कहा जाता है। देखिए, बहुत सारी किताबें चल रही हैं, किताबों में चित्र दिए गए हैं और चित्र के माध्यम से ही बालक देख रहा है। जैसे उदाहरण लें कि बालक को पहाड़ पढ़ाए गए या बालक को किसी खेत के बारे में बताया गया या किसी फसल के बारे में बताया गया, तो बालक को केवल चित्र दिखा दिया जाता है, बालक चित्र को देख लेता है और समझ लेता है। वो गलत है। बालक को अवलोकन कराइए। आप विद्यालय परिसर से बाहर ले जाइए और वहां बालक को उस क्षेत्र को दिखाइए। अगर खेत दिखानी है, फसल दिखानी है तो बालक को वहां ले जाइए, मैदान में आप दिखाइए। पहाड़ों की चर्चा करनी है तो बालक को ट्रिप पे ले जाइए, आप उसे दिखाइए पहाड़ इस तरीके से होते हैं, ये घाटियां होती हैं, तो बालक अच्छी तरीके से सीखेगा। तो उसको विद्यालय में बांध कर केवल शिक्षा मत दीजिए, क्योंकि अनुभव के स्थान पर केवल चित्रों के माध्यम से अगर हमने केवल सीखा तो कहीं ना कहीं वो स्थायी नहीं होगा और कभी ना कभी वो एक चिंता बन के सामने आएगा बालक के जीवन में। अगला पॉइंट, स्कूलों की अत्यंत खराब हालत। यानी जो स्कूल है उनकी हालत अच्छी नहीं है। शिक्षकों की अनुपस्थिति, पाठ्यक्रम का बोझ शहर से ग्रामीण भारत तक फैला है।
यानी शिक्षकों की अनुपस्थिति भी है, शिक्षक बहुत कम उपस्थित हो रहे हैं, हम इतना ज्यादा लेंदी बना दिया है जिसका बोझ हर शहर के स्कूलों में, हर ग्रामीण स्तर के स्कूलों में, पूरे भारत में फैल चुका है। तो कहीं ना कहीं बालक पूर्ण मनोयोग से नहीं सीख पा रहा और शिक्षक भी उसको तैयार नहीं करा पा रहा। अगला पॉइंट, स्कूल जाने वाले अधिकतर बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा नीरस, बोझिल, अरुचिकर, कट अनुभव प्रदान करने वाली प्रतीत होती है और इसी कारण कहीं ना कहीं विद्यालयों में ड्रॉप आउट की बात भी बढ़ रही है। बच्चा स्कूल में प्रवेश तो लेता है लेकिन स्कूल में रुक नहीं रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं कारण यह नीरसता है, यह बोझिल है। हमें इससे बाहर निकलना होगा और बालकों को एक ऐसा वातावरण देना होगा ताकि बालक पूरे उत्साह और उमंग के साथ अपने पाठ्यक्रम को भी पूरा करे और अपने भावी जीवन के लिए भी तैयार हो। विशेष पॉइंट है, उन्हें भी हमें याद रखना है। प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 था, उसे घटाकर 1:30 करने की बात कही गई। यानी जो 40 छात्रों पर एक शिक्षक की बात थी उसे घटा दिया गया और अब कहा गया कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ तैयार करने हेतु 38 सदस्य समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल ही थे। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसे आप एनसीएफ 2005 के नाम से भी जानते हैं, इसे पूर्ण प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। अगला पॉइंट, यशपाल समिति का अन्य नाम राष्ट्रीय सलाहकार समिति था। इसे राष्ट्रीय सलाहकार समिति के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट पॉइंट है इसमें विशेष में कि ज्ञान विस्फोट की अवधारणा यशपाल समिति से ही समृद्ध है। तो आज हमने जाना इस वीडियो के माध्यम से कि प्रोफेसर यशपाल समिति ने क्या क्या सुझाव प्रस्तुत किए। समिति ने माना कि बच्चों के बस्ते के बोझ से ज्यादा कहीं ना कहीं उसके ना सीख पाने का बोझ ज्यादा है और उसी को ध्यान में रखकर उसने अपनी पूरी रूपरेखा तैयार की। अब हम आते हैं कुछ प्रमुख क्वेश्चन पर जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं यशपाल समिति से संबंधित, जिसको आप नोट कर सकते हैं, जो भविष्य में आपके काम आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं फॉरवर्ड अवश्य करें। धन्यवाद।